गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप मुझे सुन रहे होगे और आपको स्क्रीन सब विजुअल होगा। इज एवरीथिंग फाइन? यस, वेरी गुड। आज भी कुछ डाउट आए थे, एक बच्चे ने किया था, बट मैं पहले पढ़ाना चाहता हूँ, सो पहले पढ़ाऊंगा, है ना। 1-2 मिनट और देख लूं। हाँ, कुछ डाउट आपके आए थे आज भी, एक बच्चे ने किया था मुझे, बट मैं पहले पढ़ा लेना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं, पहले पढ़ा देते हैं, उसके बाद अपन देखेंगे कि टाइम बचेगा तो डाउट लेंगे, नहीं तो अगली क्लास में लेंगे। देखिए, हम वी रियल इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ा रहे थे, शायद जहां तक पढ़ाए होंगे वहां तक सारी बातें क्लियर होगी, और आप रिवाइज करके भी आए होंगे तो लगा होगा कि हाँ क्लियर है एवरीथिंग। हाँ, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं वहां से। देखिए, वी रियल इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या था? वो था z इज इक्वल टू 1 प्लस बी बाई वी एम प्लस सी बाई वी एम स्क्वायर प्लस डी बाई वी एम क्यू प्लस, मान लो ये इक्वेशन 1 है और ये क्या है? वी रियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। और जो वंडरवॉल से हमने लाया था बेटा, जो वंडरवॉल से हमने लाया था वो इक्वेशन लाया था, वो भी मैं लिख रहा हूं। हमने वो इक्वेशन लाया था z इज इक्वल टू
तो उसमें में प्रॉब्लम हो रही है। वन प्लस 1/Vm into B minus A/RT plus 1/Vm square into B square, या इसको ऐसे लिखो, B square by Vm square लिखो, B square by Vm square plus BQ by Vm cube प्लस टिंगी टिंगी टिंगी, ये सेकंड इक्वेशन है। वंडरवॉल से हमने ये लाया था, ये कहां से लाया था? फ्रॉम वंडरवॉल्स। और वंडरवॉल से हमने ये लाया था और फिर कहा था कि अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो जो सेकंड वेरिएबल कोएफिशिएंट है b, उसकी वैल्यू आ जाएगी b माइनस ए बाई आर टी। जो थर्ड वेरिएबल कोएफिशिएंट है c, उसकी वैल्यू आएगी बी स्क्वायर, और जो फोर्थ वेरिएबल कोएफिशिएंट है d, उसकी वैल्यू आएगी बी क्यू एंड सो ऑन। अब देखिए मैं ये कह रहा हूं कि सुन ले, in low to moderate pressure region, in low to moderate pressure region, b by vm का होल स्क्वायर and higher power terms can be neglected. देखिए जरा सा, देखिए Vm क्या है? Vm है मोलर वॉल्यूम, एक मोल गैस का वॉल्यूम, और B क्या है? एक मोल एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। तो तय बात है जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल है वो हमेशा छोटा होगा Vm से, मोलर वॉल्यूम से। मींस B by Vm जो होगा वो लेस देन 1 होगा। तो मुझे पहले एक बात समझना, B by Vm लेस देन 1 होगा, ये आपको समझ आती है कि नहीं आती है? ये बात आपके दिमाग में समझ में आती है कि ये नहीं आती? कि B by Vm जो होगा वो हमेशा लेस देन 1 होगा। यस, वेरी गुड। फिर भी मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा देखिए। मान लेते हैं कि इस वेसल के अंदर एक मोल गैस है, तो ये Vm है, और B क्या है? तो ये जो छोटे 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 मॉलिक्यूल हैं, इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल का एक्चुअल वॉल्यूम है B। तो तय बात है B हमेशा छोटा होगा Vm से। सो B by Vm एक छोटा टर्म है, एक से काफी छोटा टर्म है, और एक से छोटे टर्म का स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटा हो जाता है। जैसे एक से छोटा एक ले लेते हैं 0.5, अब 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो और 0.25 हो जाएगा। और मैं कह रहा हूं कि अगर प्रेशर लो टू मॉडरेट, प्रेशर लो टू मॉडरेट हो तो B by Vm की वैल्यू काफी छोटी आएगी, क्योंकि लो प्रेशर पे Vm का वैल्यू हाई होगा। लो से मॉडरेट प्रेशर रीजन में Vm काफी बड़ा होगा, सो B by Vm की वैल्यू एक से काफी छोटी होगी, और उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। सो B by Vm का होल स्क्वायर एंड हायर पावर टर्म्स कैन बी नेग्लेक्टेड। तो Z क्या आएगा? देयरफॉर Z आ जाएगा 1 plus 1 by Vm into B minus A by RT। Z ये आएगा। यहां सिर्फ ये लिख देता हूं, क्योंकि B by Vm is less than 1। Z ये आएगा, और हम चाहते हैं कि Z1 हो जाए, एक रियल गैस के लिए Z1 हो जाए, अब ये चाहते हैं। तो Z1 तब होगा जब ये जो ब्रैकेट में टर्म है ये 0 हो जाए। When Z is equal to 1, this implies B minus A by RT is equal to 0. This implies B is equal to A by RT. This implies T is equal to A by RB. And this is called TB.
मीन्स बॉयल टेम्परेचर। इसको क्या बोलते हैं? बॉयल टेम्परेचर। मीन्स ये एक ऐसा टेम्परेचर है टीवी जिस टेम्परेचर पर जेड की वैल्यू 1 हो जाती है। बॉयल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर जेड की वैल्यू 1 हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा कि therefore boil temperature can be defined as the temperature at which a real gas behaves like an ideal gas in low to moderate pressure region. Boil temperature can be defined as the temperature at which a real gas behaves like an ideal gas in low to moderate pressure region. मैंने कहा कि बॉयल टेम्परेचर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि यह एक टेम्परेचर है जहां पर एक रियल गैस बिहेव करता है आइडियल गैस की तरह। मींस बॉयल टेम्परेचर पर जेड की वैल्यू 1 होगी इन लो टू मॉडरेट प्रेशर रीजन। ये समझ में आ रहा है कि बॉयल टेम्परेचर पर जेड की वैल्यू 1 होगी इन लो टू मॉडरेट प्रेशर रीजन, और बॉयल टेम्परेचर की जो वैल्यू आएगी वो A/RB आएगी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब हम ऐसा करते हैं कि हम चेक करते हैं कि अगर टेम्परेचर को बॉयल से बढ़ा दे तो क्या होगा। इफ T is greater than TB, then यहां जरा सा देखिए, यहां जरा सा देखिए, नहीं चाहिए। यहां जरा सा देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा कि अगर B की वैल्यू, सॉरी, अगर T की वैल्यू A/RB होगी तो A/RT की वैल्यू क्या आएगी? B आएगी। वेरी गुड, B आएगी। तो B माइनस बी 0 हो जाएगा और Z1 होगा। तो मैं कह रहा हूं T की वैल्यू ग्रेटर देन A/RB होगी। T की वैल्यू अगर ग्रेटर देन A/RB होगी तो A/RT की वैल्यू B से बड़ी होगी या B से छोटी होगी? ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। हाँ, छोटी हो जाएगी। देखिए, जब यहां पे देखिए, जब इस टेम्परेचर की वैल्यू हमने A/RB रखा था तो ये क्वांटिटी B आया। जब हम इस टेम्परेचर का वैल्यू A/RB से बड़ा रखेंगे तो ये क्वांटिटी B से छोटी आएगी, लेस देन B आएगी। लेस देन B आएगी तो B में से माइनस करेंगे लेस देन B, ये टर्म पॉजिटिव होगा, सो Z ग्रेटर देन आ जाएगा 1, Z ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। मींस जब टेम्परेचर का वैल्यू ग्रेटर देन A/RB होगा तो Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। मुझे बताना, ये समझ में आया कि Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा जब टेम्परेचर ग्रेटर देन बॉइल्ड टेम्परेचर। वेरी गुड, वेरी गुड। किसी को नहीं समझ में आया दोबारा पूछ लो प्लीज, इसी पॉइंट पे। आ गया ना सबको समझ में? अगेन अगेन, हाँ, फिर से देखिए, फिर से सुनना। जो लोग अगेन लिख रहे हैं ना, बहुत सिंपल बात है बेटा, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं कि यहां पर T का वैल्यू TB रख दे। TB कितना होता है? A/R। तो ये वैल्यू आएगा B। T का वैल्यू TB रख दें तो ये वैल्यू आएगा B।
ये पॉइंट समझ में आया यहां तक? जिनको नहीं, अगेन जो लोग लिख रहे हैं, जो लोग अगेन लिख रहे हैं वो बताएं कि टी की वैल्यू ए बाई आर भी रखेंगे तो ये वैल्यू आएगा बी। यस, वेरी गुड। अब मैं कह रहा हूं कि टी की वैल्यू बड़ा रखिए टीबी से, तो डिनोमिनेटर में आपने पहले जो रखा था उससे बड़ा कर दिया, तो पहले आया था बी, अब बी से छोटा आएगा, अब लेस देन बी आएगा अगर टी को ग्रेटर देन टीबी रखेंगे तो। यस, वेरी गुड। तो लेस देन बी आएगा, अब बी में से बी से छोटा घटाएंगे तो ये टर्म पॉजिटिव होगा, और z बराबर 1 प्लस सम पॉजिटिव टर्म z ग्रेटर देन 1 होगा। अब मुझे बताइए कि जब टेम्परेचर ग्रेटर देन टीबी हो तो z ग्रेटर देन 1 होगा। ये बात समझ में आ रही है? समझ गए, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए, अब देखिए कि व्हेन टेम्परेचर इज ग्रेटर देन टीबी, अभी उसी जगह पे चल रहा है, इन लो टू मॉडरेट प्रेशर रीजन ही चल रहा है, दैट इज टेम्परेचर इज ग्रेटर देन a by rb, दिस इंप्लाई z इज ग्रेटर देन 1, और z ग्रेटर देन 1 होता है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन होगा। z ग्रेटर देन 1 है, दिस इंप्लाइज वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस ग्रेटर देन 1 होगा, दिस इंप्लाइज वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस होगा। दिस इंप्लाइज कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा? रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा है, दिस इंप्लाइज रिपल्सिव फोर्स इज डोमिनेटिंग, रिपल्सिव फोर्स जो पहले मैंने एनालिसिस किया था, रिपल्सिव फोर्स इज डोमिनेटिंग एंड गैस इज लेस कंप्रेसिबल। सेम पाथ जो पहले किया था वही दोबारा लिख दिया। व्हेन टेम्परेचर इज लेस देन टीवी, अगर टेम्परेचर लेस देन टीवी हो, that is temperature is less than a by rb, this implies z is less than 1, this implies negative deviation, since z is less than 1, this implies volume of real gas upon volume of ideal gas is less than 1, this implies volume of real gas is less than volume of ideal gas, real gas का volume कम हो गया, attractive force is dominating, and gas is more compressed. इसका मतलब है बेटा कि लो टू मॉडरेट गैस इज मोर कंप्रेसिबल। इसका मतलब है बेटा कि मॉडरेट से लो टू मॉडरेट प्रेशर रीजन में अगर टेम्परेचर बॉइल टेम्परेचर से ज्यादा होगा तो पॉजिटिव डेविएशन होगा, और अगर टेम्परेचर बॉइल टेम्परेचर से कम होगा तो नेगेटिव डेविएशन होगा। सो केस 1 हो गया, केस 2 देखते हैं। इन हाई प्रेशर रीजन, in high pressure region Vm will be low, so we can't neglect b by Vm का whole square and higher power terms। देखिए अभी भी b by Vm 1 से छोटा है, अभी भी b by Vm 1 से छोटा है, नो डाउट,
बट जेड बराबर होता है 1 प्लस बी स्क्वायर बाई वी एम स्क्वायर। अब मैं कह रहा हूं कि वी बाई वी एम जरूर एक से छोटा है, बट इतना छोटा नहीं है, या उसका स्क्वायर इतना छोटा नहीं आएगा कि हम 1 के कंपैरिजन में उसको नेग्लेक्ट कर दें। इतना छोटा नहीं है। जैसे मान लो 0.5 है बी बाई वी, तो बी बाई वी एम का होल स्क्वायर 0.25 होगा, तो 1 प्लस 0.25 में 0.25 हमें जोड़ना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं कि जब प्रेशर वेरी हाई है तो Vm की वैल्यू लो होगी, उस केस में B by Vm का होल स्क्वायर एंड हायर पावर टर्म को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये पॉइंट समझ में आया कि प्रेशर जब वेरी हाई होगा तो ये क्वांटिटी नेग्लेक्ट नहीं होगी। यस नो? वेरी गुड। अब देखिए जेड क्या था इक्वेशन 2 में। देखिए इक्वेशन 2 क्या था। नाउ equation 2 is इक्वेशन 2 था बेटा 1 प्लस 1 बाई वी एम इंटू बी माइनस ए बाई आर वी प्लस बी स्क्वायर बाई वी एम स्क्वायर प्लस बी क्यू बाई वी एम क्यू प्लस टिंगी टिंगी टिंगी। इक्वेशन 2 ये था। बी माइनस ए बाई आर टी था, यहाँ गलत लिख दिए, बी माइनस ए बाई आर टी था। ये जेड है। अरे यार ऐसा पेन चलता है ना, दिमाग खराब कर। ये जेड था। अगर हम बॉइल टेम्परेचर ले लें, एट बॉइल टेम्परेचर, अगर हम बॉइल टेम्परेचर ले लें बी माइनस ए बाई आर टी बराबर 0, तो बॉइल टेम्परेचर टी की जगह पे बॉइल टेम्परेचर रख देंगे तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। ये समझ में आया कि बॉइल टेम्परेचर पे ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। देयरफॉर जेड हो जाएगा 1 प्लस मैंने क्या कहा, जब हम ये कह रहे हैं क्यूबिक एंड एबव पावर क्यों नेग्लेक्ट करें, जब हम बी स्क्वायर में ये पता लग रहा है कि बी स्क्वायर बाई वी एम स्क्वायर नहीं नेग्लेक्ट होगा, तो मान लो क्यूबिक भी नहीं नेग्लेक्ट होगा। अब हम क्यों हम नेग्लेक्ट करें, जब हम या तो उस तरह के सारे टर्म नेग्लेक्ट करें या नहीं करें। तो हम कह रहे हैं कि प्रेशर इतना हाई है, इतना हाई है कि बी बाई वी एम का होल स्क्वायर और हायर पावर टर्म नेग्लेक्ट नहीं कर रहे, एक जनरल एक्सप्रेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जेड बराबर होगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाई वी एम स्क्वायर प्लस बी क्यू बाई वी एम क्यू प्लस टिंगी टिंगी, ये होगा जेड। क्लियरली जेड क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जेड बराबर हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाई वी एम स्क्वायर। आप कॉमन ले लो, कॉमन ले लोगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस बी बाई वी एम प्लस बी स्क्वायर बाई वी एम स्क्वायर, ये इंफिनिटी तक सम हो जाएगा और इसका समेशन क्या आएगा, और जेड बराबर आ जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाई वी एम स्क्वायर, और इसका समेशन ये जीपी का जीपी में है, तो ये जीपी में है, जीपी का समेशन होता है एस बराबर होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। ये पता है ये फॉर्मूला, जीपी का समेशन एस होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। यस वेरी गुड। तो इसका समेशन हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस बी बाई वी, ये आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे ही चले जाता हूं, और जेड बराबर हो जाएगा
1 प्लस बी स्क्वायर बाई वी एम स्क्वायर इंटू ऊपर वीएम ले लो और वीएम माइनस बी, एक वीएम कैंसिल हो जाएगा और जेड बराबर हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाई वीएम इंटू वीएम माइनस बी, ये आएगा। क्लियरली जेड इज ग्रेटर देन 1। अब देखिए मैं एक ग्राफ बना रहा हूं और आप मुझे बताना कि ग्राफ आपको समझ में आया कि नहीं आया। ग्राफ बना रहा हूं जेड वर्सेस पी का, और अगर आइडियल गैस होता तो ग्राफ ऐसा आता। आइडियल गैस, ये आइडियल के लिए। अब अगर मान लो रियल गैस है और बॉइल्ड टेम्परेचर पे, रियल गैस है बॉइल्ड टेम्परेचर पे, तो बॉइल्ड टेम्परेचर पे ग्राफ ऐसा है कि टीवी पे, क्यों, लो से मॉडरेट प्रेशर रीजन में, यहाँ पे लो प्रेशर, लो से मॉडरेट प्रेशर रीजन में Z1 आएगा और हाई प्रेशर रीजन में Z ग्रेटर देन 1 होगा। मुझे बताना ये समझ में आया कि नहीं, ये वाला कि लो से मॉडरेट प्रेशर रीजन में Z1 होगा और हाई प्रेशर रीजन में Z ग्रेटर देन 1 आ गया। वेरी गुड, यहां तक आया समझ। अगर हम टेम्परेचर बोले कि नहीं बॉइल्ड टेम्परेचर से ज्यादा है, अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन होगा बॉइल्ड टेम्परेचर से, तो ग्राफ ऐसा आएगा, शुरू से ही Z ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि टेम्परेचर ग्रेटर देन बॉइल्ड टेम्परेचर पे हमने प्रूफ किया है कि Z की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी इवन इन लो टू मॉडरेट प्रेशर रीजन। तो ग्राफ ऐसा होगा, समझ में आया। दूसरा ग्राफ समझ में आया, यस नो। और अगर टेम्परेचर लेस देन बॉइल्ड टेम्परेचर हो तो ग्राफ ऐसा आएगा, T लेस देन टीवी पे। तीसरा ग्राफ समझ में आया कि नहीं, देखिए टेम्परेचर अगर लेस देन टीवी होता है, T अगर लेस देन टीवी होता है, तो Z लेस देन 1 होता है इन लो टू मॉडरेट प्रेशर रीजन, तो Z लेस देन 1 है। लेकिन वेरी हाई प्रेशर कर दीजिएगा तो फिर Z ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो ये तीनों ही ग्राफ मुझे बताइए समझ में आया कि नहीं। बॉइल्ड टेम्परेचर पे, बॉइल्ड टेम्परेचर से ज्यादा पे, अब बॉइल्ड टेम्परेचर से कम पे, ये तीनों ही ग्राफ समझ में आया कि नहीं। वेरी गुड, तीनों ही ग्राफ आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। अब खत्म हो गया वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट, अब जाके खत्म हो गया। आईआईटी में एक ही सवाल यहाँ से आया है, वो ऐसे करके आया है कि वंडरवाल्स इक्वेशन ऑफ अ स्टेट कैन बी रिटन एज, और वहां पे वेरियल इक्वेशन ऑफ अ स्टेट लिख दिया। अब फिर लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, कैपिटल बी का वैल्यू। आंसर क्या था, बी माइनस ए बाई आर बी। सो चलिए आपको ये समझ में आ गया। हाँ बताया था मैं ये बात। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। आइडियल गैस कभी लिक्विफाई नहीं होगा भाई, आइडियल गैस हमेशा गैस ही रहेगा। तो आइडियल गैस कैन नेवर बी लिक्विफाइड। क्यों, सिंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आइडियल गैस में 0 होता है। आइडियल गैस कैन नेवर बी लिक्विफाइड क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0। A real gas can be liquefied by applying high pressure and low temperature.
by applying high pressure and low temperature. रियल गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, इसके लिए दो कंडीशन लगाया मैंने कि प्रेशर बढ़ाना होगा और टेम्परेचर घटाना होगा। अगर हम किसी गैस का टेम्परेचर घटाते रहें और उसका प्रेशर बढ़ाते रहें तो गैस कभी ना कभी लिक्विड बन जाए। पहले साइंटिस्ट करते क्या थे कि पहले साइंटिस्ट गैस को रूम टेम्परेचर पर लेते थे और उस पर हाई प्रेशर लगाते। तो साइंटिस्ट पहले रूम टेम्परेचर पर गैस को लेते थे और हाई प्रेशर लगा देते थे, और हाई प्रेशर लगाने के बाद देखते थे कि लिक्विड हुआ या नहीं हुआ। तो कुछ गैस उनसे लिक्विड हो गया, टेम्पररी गैस। साइंटिस्ट करते क्या थे कि रूम टेम्परेचर पे गैस को लेते थे, हाई प्रेशर लगा देते थे, देखते थे लिक्विड हुआ या नहीं हुआ। तो कुछ गैस उनसे लिक्विड हो जाता था रूम टेम्परेचर पे और कुछ गैस लिक्विड नहीं होता। जो गैस रूम टेम्परेचर पर उनसे लिक्विड हो जाता था उन्होंने उन गैसेस को बोला टेम्पररी गैस, और वो थे CO2, NH3, Cl2, हायर मोलर मास वाले गैस, और जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है वो वाले गैस, SO2 एक्सेट्रा का। ये सब जो गैस थे ये टेम्पररी गैस है, इसे इजिली साइंटिस्ट लिक्विड में कन्वर्ट कर पाए। बट कुछ ऐसे गैस थे जिसको साइंटिस्ट उस समय, पहले की बात बता रहा हूं, लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं कर पाए, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, नियॉन, आर्गन। ये सब ऐसे गैस थे जिसको साइंटिस्ट लोग लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं कर पाए। ऐसे गैस को बोला उन्होंने परमानेंट गैस। और ये था हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब गैस। इन सब गैस को साइंटिस्ट पहले लिक्विड नहीं बना पाए, तो उन्होंने कहा यार गैस दो तरह का होता है, टेम्पररी एंड परमानेंट। टुडे नन ऑफ द गैस इज परमानेंट, एवरी गैस कैन बी लिक्विफाइड। उस समय क्या था, साइंटिस्ट हर गैस को रूम टेम्परेचर पर ही लिक्विफाई करते थे, जिससे दिक्कत होती थी। टुडे none of the gas is permanent. Every gas can be liquefied. If temperature is sufficiently low. साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के आधार पे कुछ प्रेशर टेम्परेचर डिफाइन किया, तो हम उनको पहले डिफाइन करते हैं। और पहला है क्रिटिकल टेम्परेचर। फर्स्ट डेफिनेशन है क्रिटिकल टेम्परेचर, और इसको डिनोट करते हैं टीसी से। इसको डिनोट करते हैं टीसी से। पहले मुझे ये बताओ, टेम्पररी गैस, परमानेंट गैस के बारे में हमने थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो बताया वो समझ में आया कि क्या बताया? यस। एक टर्म साइंटिस्ट ने डिफाइन किया बाद में, जब ये क्लियर हो गया कि नहीं सभी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। हो क्या रहा था गलती की, पहले क्या करते थे कि कुछ ऐसे गैस होते थे जो 25 डिग्री पर किसी भी कीमत पे, रूम टेम्परेचर पे किसी भी कीमत पे लिक्विफाई नहीं होंगे। तो उनको जब टेम्परेचर कम करके लिक्विफाई किया गया तो वो भी लिक्विफाई हो गए। तो ये साइंटिस्ट को पता चला कि अरे यार, एक टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है हर गैस के लिए, उस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होगा तभी कोई गैस लिक्विफाई करेगा, अदरवाइज वो लिक्विफाई नहीं करेगा। तो उन्होंने एक टर्म डिफाइन किया, क्रिटिकल टेम्परेचर above which a gas can never be liquefied. No matter how high pressure is applied, how much high pressure is applied.
आप कितना भी प्रेशर लगा दो, इनफाइनाइट प्रेशर लगा दो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, कोई गैस का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर से ऊपर पर वो गैस किसी भी कीमत पे लिक्विफाई नहीं होगा, वैसे टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। और इसका फॉर्मूला आगे डेराइव करेंगे, अभी फॉर्मूला लिख लेते हैं। और टीसी होता है 8A अपॉन 27 RV, जहां A और V वंडरवाल कांस्टेंट है। टीसी होता है 8A अपॉन 27 RV, जहां A और B होते हैं वंडरवाल कांस्टेंट। समझ में आया डेफिनेशन क्रिटिकल टेम्परेचर का, कि जिस टेम्परेचर से ऊपर किसी गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता है, उस चाहे आप कितना भी प्रेशर लगा दो, जिस टेम्परेचर से ऊपर किसी गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर का डेफिनेशन समझ में आया बेटा? यस नो? हिमाक्षी जैन बताना समझ में आया नहीं आया? नहीं आई है क्या? हाँ आई है, आई। यस मोहित कर, यस, वेरी गुड वेरी गुड। क्रिटिकल टेम्परेचर डिफाइन करते हैं। अब देखते हैं क्रिटिकल प्रेशर। और इसको डिनोट करते हैं पीसी से। प्रेशर, मिनिमम प्रेशर, minimum pressure needed to liquefy a gas at critical temperature is called critical pressure। देखिए, कोई गैस के बारे में मैंने बोला क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे पे, क्रिटिकल टेम्परेचर या उससे नीचे पे लिक्विफाई होगा, उससे ऊपर पे लिक्विफाई नहीं होगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पर गैस को लिक्विफाई करने के लिए जो मिनिमम प्रेशर लगेगा, उस प्रेशर को बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। और इसका भी फॉर्मूला होता है, आगे डेराइव करेंगे। पीसी होगा A/27B²। तीसरा टर्म है क्रिटिकल वॉल्यूम, और इसको डिनोट करते हैं VC से, वॉल्यूम occupied by 1 mole of a gas, volume occupied by 1 mole of a gas at critical pressure and temperature। Volume occupied by 1 mole of a gas at critical pressure and temperature is called critical volume। ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम कितने गैस का? तो 1 मोल गैस का, ये मोलर वॉल्यूम है क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम है एट क्रिटिकल पॉइंट। So volume occupied by 1 mole of a gas at critical pressure and temperature, critical pressure लगा दिया, critical temperature लगा दिया, उस समय 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा उसको बोलेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। और इसका भी फॉर्मूला होता है, आगे डेराइव करेंगे। और VC होता है बेटा, VC होता है 3B। अब एक टर्म मैं डिफाइन कर रहा हूं, उसका नाम है क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और इसको डिनोट करते हैं ZC से। और ZC क्या होगा? ZC होगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट क्रिटिकल पॉइंट। तो Z होता है PVM/RT, Z होता है PVM/RT, तो ZC होगा PC VC
बाई RTC। अब VC मोलर वॉल्यूम ही है, 1 मोल, देखिए यहाँ अंडरलाइन किया हुआ 1 मोल। वैल्यूज रख दीजिए, PC का वैल्यू होगा A/27B², VC का वैल्यू होगा 3B, R को R रहने दीजिए और TC का वैल्यू होगा 8A/27RB। देखिए R कैंसिल हो गया, BB को उड़ाओ, ये B भी गया, A भी गया, 27 भी गया, ये आ गया बेटा 3/8। सो ZC की वैल्यू फिक्स होती है, ZC बराबर होता है 3/8। याद रखने लायक डेटा है कि ये 3/8 आता है। और इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो क्रिटिकल पॉइंट आ गया उस समय Z 1 से काफी छोटा है और होना भी चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट आ गया मींस उस पॉइंट पर अबाउट टू बी लिक्विड है, गैस अबाउट टू बी लिक्विड है, तो लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू गैस। तो आप देखिए Z काफी छोटा है, लेस देन 1 से, मींस वॉल्यूम ऑफ रियल गैस काफी कम होगा वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से, मींस अट्रैक्टिव फोर्स काफी डोमिनेट करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। आई बात यहां तक समझ में? 3 टर्म मैंने डिफाइन किया, तीनों का फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला कैसे डेराइव करेंगे ये आगे पढ़ाएंगे। पहले ये बताओ ये तीनों टर्म का डिफिनेशन और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये बात समझ में आई कि नहीं है? अब बच्चा बोलता है कई तरह का अजीब अजीब सवाल करता है, तो मैं वो सब, सर at absolute zero temperature does real gas liquefy becomes molecular stop motion at that temperature? नहीं, रियल गैस तो एब्सोल्यूट जीरो से पहले ही लिक्विफाई हो जाएगा रियल गैस। और आइडियल गैस के लिए तुम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी लिखो, अपन बोल देंगे वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, तो गैस है ही नहीं। आइडियल गैस में ना मॉलिक्यूल है, ना कुछ है, ना इलेक्ट्रॉन है, ना कुछ है ना? तो आइडियल गैस के लिए तो कभी नहीं बोल सकते। और रियल गैस तो जीरो टेम्परेचर से पहले ही लिक्विफाई हो जाएगा। तुम एब्सोल्यूट जीरो की पे बात कर रही हो अनुप्रिया, तो एब्सोल्यूट जीरो पे तो वो ऑफ सॉलिड हो जाएगा। अब देखिए बच्चा पूछता है सर क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होगा? तो देखिए एट क्रिटिकल पॉइंट, तो देखिए क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है कि प्रेशर क्रिटिकल लगा दिया, वॉल्यूम क्रिटिकल लगा दिया, तो एट क्रिटिकल पॉइंट देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू फेजेस, gaseous phase or solid liquid phase, because both the phases have same density. At critical point there is no distinction between the two phases. Two phases मतलब gas और liquid, because both the phases have same density. मतलब आप बोल सकते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट पे अपन कुछ नहीं बोल सकते। कोई बोल रहा है गैस है, ओके इट्स फाइन, कोई बोल रहा है लिक्विड है, ओके इट्स फाइन, दोनों फेज का डेंसिटी सेम आएगा क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट पे है, लेकिन अगर मान लो कि प्रेशर थोड़ा सा क्रिटिकल से ज्यादा है तो लिक्विड हो जाएगा, या टेम्परेचर थोड़ा सा क्रिटिकल से कम है तो क्या बोलेंगे? लिक्विड है। क्रिटिकल टेम्परेचर पर भी लिक्विड बन जाएगा अगर प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर से थोड़ा सा ज्यादा है। सो ये पॉइंट तो हो गया क्रिटिकल का। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये फंडा कहां से निकल के आया साइंटिस्ट के पास, ये कॉन्सेप्ट कहां से निकल के आया साइंटिस्ट के पास कि एक मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए जिस टेम्परेचर से नीचे कोई गैस लिक्विफाई नहीं करेगा। ये फंडा कहां से निकल गया? तो एंड्रयूज नाम के एक साइंटिस्ट से, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था इस पे। तो देखते हैं एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट।
एंड्रयूज ने क्या किया, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ बनाया CO2 के लिए। पहले मैं ग्राफ बना लेता हूं। और एंड्रयूज ने देखा कि जब टेम्परेचर सफिशिएंटली हाई है, मैं फिगर बना ले रहा हूं, 1 मिनट आप पेशेंस रखो, मैं फिगर बना ले रहा हूं। ये फिगर है। एंड्रयू ने क्या किया कि एक वेसल में CO2 गैस ले लिया, एक वेसल में CO2 गैस ले लिया। अब वेसल ग्रेजुएटेड था, मींस पिस्टन जहां पे होगा आपको वॉल्यूम पता लग जाएगा, पिस्टन जहां पे होगा आपको वॉल्यूम पता लग जाएगा, ग्रेडिंग किया हुआ है वॉल्यूम का। और इसमें एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस लगा हुआ है, और इसके ऊपर मास रख कर वेरियस प्रेशर पर वॉल्यूम चेक किया। मान लो कि इसके अंदर CO2 रखा, 1 मोल रखा और 50 डिग्री सेल्सियस पे रखा, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया 50 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर का कुछ पॉइंट लिया, ये, तो उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम कुछ आया। 50 डिग्री सेल्सियस पर जब प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ ड्रॉ किया तो ग्राफ ऐसा आया, पहला ग्राफ जो 50 डिग्री सेल्सियस पे लिखा हूं। 50 डिग्री सेल्सियस पर जो ग्राफ है, इसमें कोई डाउट है कि ऐसा आएगा? नो, वेरी गुड। लेकिन जब वहां से उसने फिर टेम्परेचर कम किया, इसके बाद उसने मान लो कि 31.1 डिग्री सेल्सियस रखा, 31.1 डिग्री सेल्सियस पे देखा कि थोड़ा कुछ डेविएशन ज्यादा हो रहा है, और टेम्परेचर कम किया, कहा अजीब तरह का डेविएशन हो रहा है यार, इंटरेस्टिंग, ऐसे हो रहा है ग्राफ, फिर ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है। ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका एक्सपेरिमेंट ही है। कैसे कैसे ड्रॉ कर रहा है, अलग अलग प्रेशर पर उसने देखा कि ग्राफ ऐसा आ रहा है, अलग अलग प्रेशर पर अलग अलग वॉल्यूम निकाला, और टेम्परेचर को हमेशा फिक्स रखा है। एक बार 50 डिग्री सेल्सियस फिक्स रखा, एक बार 31.1 डिग्री सेल्सियस फिक्स रखा, एक बार 18 डिग्री सेल्सियस फिक्स रखा, एक बार 11 डिग्री सेल्सियस फिक्स रखा, एक बार 5 डिग्री सेल्सियस फिक्स रखा। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ किया मुझे बताना, इसमें डाउट है क्या? हाँ, वेरी गुड। तो मैं एक पॉइंट लिख देता हूं कि एंड्रयू प्लॉटेड isotherms at various temperatures for CO2। तो 50 डिग्री सेल्सियस पे कहा यार, ये 50 डिग्री सेल्सियस पे ग्राफ कुछ वैसा ही आ रहा है जैसा पहले आता था।
हमने रियल और आइडियल को कंपेयर करके प्रेशर वॉल्यूम जब लगाया, लेकिन जब टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो अजीब सा ग्राफ आ रहा है। अगर एक लो टेम्परेचर सोचें कि अगर मान लो 11 डिग्री की बात करें तो ग्राफ को हम 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं 11 डिग्री पर। ये मान लो सेक्शन ए है, ए से बी है, बी से डी है और डी से ई है। At 11 degrees Celsius, graph has 3 sections. At 11 degrees Celsius, graph has 3 parts. का 11 डिग्री सेल्सियस पर ग्राफ को 3 पार्ट आ रहा है, तो 1 by 1 सारे पार्ट को देखते हैं क्या लगता है। ए बी का यार ए बी पार्ट में ज्यादा दिक्कत नहीं है। देखो ए बी में यहाँ पे वॉल्यूम वीए है और यहाँ पे प्रेशर पीए है, ये प्रेशर पीए है। प्रेशर बढ़ाकर जब पीबी के बराबर कर रहे हैं तो प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो देखो वॉल्यूम भी काफी घट जा रहा है और वॉल्यूम वीए से वीबी हो जा रहा है। कहा यार ये तो बहुत सिंपल है, ए से बी तक में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम घट जाता है। ऐसा होता है गैस में, ऐसा होता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बहुत तेजी से घट जाता है। तो ए से बी, ए बी implies as pressure increases volume decreases. This implies AB represents gaseous phase. बोला ये तो गैस ही है, गैसियस फेज। कहा AB तो गैसियस फेज ही है और शायद आपको भी समझ में आ रहा होगा कि ये गैस फेज है। अब BD देखो, BD में क्या, BD यहां तक कोई डाउट है कि AB गैसियस फेज में ही है? यहां तक कोई डाउट है? यस नो कि AB गैसियस फेज में है, यहां तक कोई डाउट है? युवराज शेखर सुनो ना मेरी बात बेटा। ए पर प्रेशर कितना है देखो ना, ए पर प्रेशर पीए के बराबर है और बी पर प्रेशर कितना है, पीबी के बराबर है। ए पर वॉल्यूम कितना है, वीए के बराबर है। बी पर वॉल्यूम कितना है, वीबी के बराबर है। तो उन्होंने कहा कि प्रेशर बढ़ाकर पीए से पीबी कर दिया तो वॉल्यूम भी बहुत तेजी से घटकर वीए से वीबी हो गया। ऐसे किस फेज में होता है कि प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी तेजी से घट जाता है? अनुराग गुप्ता, ग्राफ में मैंने सी नहीं लिखा है जानबूझ के, सी कहीं और लिखूंगा इसीलिए। ए से बी, बी से डी, डी से ई, डी से ई, डी से ई। तो अब मुझे बताना, समझ गया ना? वेरी गुड, वेरी गुड। तो ए से बी उन्होंने कहा रिप्रेजेंट्स गैसेस फेज। अब बी से डी, बी से डी देखा एंड्रयू ने तो कहा यार ये तो मैजिक हो रहा है। बी से डी, बी से डी में कह रहा है यार ये तो मैजिक हो रहा है दोस्त। कह रहा है यार बी से डी में प्रेशर में नो चेंज, प्रेशर में नो चेंज, टेम्परेचर कांस्टेंट और वॉल्यूम बहुत तेजी से घट रहा है। कहा यार ये तो मैजिक हो रहा है। मींस अगर इस फिगर को देखो, राइट साइड वाले फिगर को देखो, इस फिगर को जिसमें पिस्टन सिलेंडर है, कहा यार क्या हो रहा है बी से डी में जानते हो? बी से डी में क्या हो रहा है कि पिस्टन अपने आप नीचे आ रहा है, पिस्टन अपने आप नीचे आ रहा है और यहां प्रेशर में चेंज नहीं आ रहा है। कर यार मैजिक हो रहा है, पिस्टन अपने आप नीचे हो रहा है और प्रेशर में चेंज नहीं हो रहा है और टेम्परेचर कांस्टेंट है। सुनो मेरी बात, हाँ वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम कम हो रहा है, पिस्टन अपने आप नीचे हो रहा है, पिस्टन ऊपर से नीचे आ रहा है धीरे धीरे। कहा यार ये तो मैजिक हो रहा है।
पिस्टन ऊपर से नीचे आ रहा है लेकिन प्रेशर में चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर कांस्टेंट है। का ये तो मैजिक हो रहा है, ये ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे सोचो ना, पीवी बराबर जेड एन आर टी। जेड कांस्टेंट, मान लो जेड कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, प्रेशर में चेंज नहीं आ रहा है, टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा है, तो वॉल्यूम अकेले कैसे चेंज हो सकता है? ये सोच रहा है, कह रहा है ये मैजिक हो रहा है इसमें। तो उसने कैसे एक्सप्लेन किया, देखो पहले ये समझो हो क्या रहा है। पिस्टन अपने आप नीचे आ रहा है, अब प्रेशर मेजरिंग डिवाइस में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो बीडी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वॉल्यूम डिक्रीजेस एट कांस्टेंट पीएनटी। दिस रिप्रेजेंट्स कहा ऐसा तभी संभव है जब नंबर ऑफ मोल घट रहा हो। क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम घट रहा है, तो वॉल्यूम तभी घट सकता है जब नंबर ऑफ मोल घट रहा हो। दिस रिप्रेजेंट्स प्रोसेस ऑफ लिक्विफिकेशन, प्रोसेस ऑफ लिक्विफिकेशन। ये प्रोसेस ऑफ लिक्विफिकेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स बोथ, इसमें दोनों फेज है, लिक्विड भी है और गैस भी है। हो क्या रहा है? क्यों वॉल्यूम नीचे आ रहा है? कि पिस्टन ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका मतलब है कि कुछ गैस लिक्विड बनता जा रहा है, कुछ गैस लिक्विड बनता जा रहा है। तो हो क्या रहा है? कुछ गैस लिक्विड बनता जा रहा है, तो लिक्विड तो प्रेशर लगाएगा नहीं, प्रेशर तो सिर्फ गैस लगाए। तो कुछ गैस जैसे ही लिक्विड बना तो क्या होना चाहिए? प्रेशर घटना चाहिए, बट प्रेशर ना घट के पिस्टन ही नीचे आ जा रहा है। तो यही मैजिक हो रहा है कि कुछ गैस, कुछ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो है वो आपको कुछ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, गैस से लिक्विड बनता जा रहा है। मींस गैसियस फेज में नंबर ऑफ मोल्स घट रहा है। फिर से बोल रहा हूं मैं, गैसियस फेज में नंबर ऑफ मोल्स घट रहा है, जिसके कारण वॉल्यूम घट रहा है, फेज चेंज हो रहा है। समझ में आया? बी से डी, बी से डी समझ में आया कि ये प्रोसेस ऑफ लिक्विफिकेशन डिनोट कर रहा है। यस, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। अब देखिए डी से ई। का यार डी से ई में देखो, वॉल्यूम में ज्यादा चेंज नहीं है। डी पे वॉल्यूम वीडी है और यहां पे वॉल्यूम वी है। का वॉल्यूम में ज्यादा चेंज नहीं है, लेकिन प्रेशर दुगना से भी ज्यादा हो, ऑलमोस्ट नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, ऑलमोस्ट नो चेंज इन वॉल्यूम, वर्टिकल लाइन है, नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर। दिस implies, ऐसा, सॉरी, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। ऑलमोस्ट नो चेंज इन वॉल्यूम। थोड़ा ग्राफ को और वर्टिकल बना दीजिए, बेटर है कि और वर्टिकल बना दीजिए। तो ये लिक्विड फेज डिनोट कर रहा है। ये क्या डिनोट कर रहा है? लिक्विड फेज। कंसंट्रेशन बनाए रखना पढ़ाई पे, अभी इधर उधर दिमाग मत कर देना, पूरा समझने के बाद ही अपन को वी। देखो वीडी से वी ऑलमोस्ट नो चेंज इन वॉल्यूम, जबकि प्रेशर देखो पीवी से पी कितना बड़ा चेंज है प्रेशर। तो ऑलमोस्ट नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। दिस इंडिकेट्स liquid phase.
आप देखो किसी लिक्विड पे प्रेशर बढ़ाइएगा तो उसका वॉल्यूम ज्यादा नहीं चेंज होगा, बहुत कम चेंज होगा। तो ये बोला कि डी से ई लिक्विड फेज, दिस इंडिकेट्स लिक्विड फेज। अनुज्ञा आप नहीं समझे, अनुज्ञा आपका डाउट मैं समझ गया, आप नहीं समझे। क्लोज्ड वेसल है, मोल गैसियस घट रहा है, गैसियस प्लस लिक्विड मिला के वही मोल है जो पहले था। गैस का मोल लिक्विड फेज में और गैस का मोल गैसियस फेज में, दोनों मिला देंगे तो सेम है। क्लोज वेसल है ना, तो मोल तो कहीं बाहर निकला नहीं। तो गैस का मोल लिक्विड फेज और गैस का मोल गैसियस फेज, दोनों मिला देंगे तो सेम है। मैं क्या बोला, मैं बोला कि गैसियस फेज में गैस का मोल घट रहा है, वो लिक्विड बन रहा है। अब समझ में आया? गैसियस फेज में गैस का मोल घट रहा है, ऐसा नहीं है कि टोटल मोल घट रहा है, नहीं घट रहा है टोटल। बताना अब समझ में आया कि नहीं आया? अनुज्ञा, बे यार क्या तुम लिख रही हो, नहीं समझ में आ रहा। गैस कैसे लिक्विड में होता जी? पता नहीं तुम क्या कह रही हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्या लिखी हो, गैस कैसे लिक्विड में होता जी? पूरी बात सुनते नहीं है, आपका फोकस इधर से उधर चला जाता है, जिसके कारण दिक्कत होती है। मेरी बात फिर से सुनिए। अरे क्लोज वेसल है, ये तो गधा भी समझेगा कि अंदर टोटल मोल्स घटेगा नहीं, लेकिन पहले वो गैस फेज में था एन मोल, ऐसे समझो। रुक जाओ, CO2 था 1 मोल था, तो पिस्टन जब नीचे आ रहा था प्रेशर में नहीं चेंज हो रहा था, 1 मोल में से ऐसे समझो 0.2 मोल लिक्विड बन गया, 0.8 मोल गैस है, 0.8 मोल गैस है। फिर क्या हुआ, थोड़ा सा पिस्टन और नीचे आया, फिर 0.3 मोल लिक्विड हो गया, 0.7 मोल गैस। फिर थोड़ा सा पिस्टन और नीचे आया, 0.4 मोल गैस लिक्विड बन गया, और गैस 0.6 मोल है। ये हो रहा है, अब समझ में आया अनुज्ञा? हाँ, मीन्स जो गैस फेज में मोल है वो घट रहा है, टोटल मोल अभी भी 1 ही है। लिक्विड फेज में मोल बढ़ रहा है और गैस फेज में घट रहा है। यहां देखिए, यहां देखिए प्लीज, यहां पे देखिए, पॉइंट बी पर पूरा का पूरा 1 मोल गैस फेज में, पॉइंट बीच में आ गए, यहाँ पे जहां पे मैंने अभी रेड बड़ा सा डॉट लिखा है, यहाँ पे आधा मोल, हाफ मोल लिक्विड हो गया, हाफ मोल गैस है। तो गैस में मोल की संख्या घट गया, और जब पॉइंट डी पे आया तो पूरा का पूरा लिक्विड हो गया, अब गैस में 0 हो गया। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया है। हाँ, वेरी गुड। सो आपको समझ में आया कि ए से बी रिप्रेजेंट कर रहा है गैस, बी से ए से बी रिप्रेजेंट कर रहा है गैस, बी से डी रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोसेस ऑफ लिक्विफिकेशन, डी से ई रिप्रेजेंट कर रहा है लिक्विड फेज। ये समझ में आ गया? हाँ, ये समझ में आ गया होगा। अब जरा सा देखिए कि ये सारा एनालिसिस 5 डिग्री पे किए थे, और आपको पता है ये जो हॉरिजेंटल ग्राफ आया है, हॉरिजेंटल जो ग्राफ आया है उसी फेज में लिक्विफिकेशन हो रहा है। तो इस हॉरिजेंटल ग्राफ को देखो, टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो हॉरिजेंटल बड़ा सेक्शन है, और टेम्परेचर छोट बढ़ा रहे हैं तो हॉरिजेंटल सेक्शन छोटा होता जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हॉरिजेंटल सेक्शन छोटा होता जा रहा है, और छोटा होते 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 ये पॉइंट बन जा रहा है एक सर्टेन टेम्परेचर पर, और उस टेम्परेचर को बोल रहे हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। सो ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि ये हॉरिजेंटल सेक्शन जो है, ये हॉरिजेंटल सेक्शन है, ये छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, और छोटा होते होते एक पॉइंट बन रहा है। देखिएगा, as temperature increases, the flat portion of the curve reduces, shortens लिखो, flat portion of the curve shortens and it reduces to a point
at critical temperature. मैंने ये कहा बेटा कि ग्राफ कैसा आया था, ये फ्लैट पोर्शन था, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं ये फ्लैट पोर्शन छोटा होता जाता है। आज छोटा होते होते जब ये एक पॉइंट बन जाएगा, उस पॉइंट को बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पर यह एक पॉइंट बन जाएगा उसे बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। तो मुझे बताओ किस टेम्परेचर पे ऐसा हो रहा है? 31.1 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, तो ये है क्रिटिकल टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पर जब ग्राफ बनाए तो फ्लैट पोर्शन एक पॉइंट नजर आया, एक पॉइंट। सो उस पॉइंट तक होगा लिक्विड, और उससे ऊपर कर देंगे तो फ्लैट पोर्शन आएगा ही नहीं, तो लिक्विड बनेगा ही नहीं। मुझे ये बताना, ये फ्लैट पोर्शन बोल रहा हूँ छोटा हो रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पर। देखो ना 5 डिग्री पे फ्लैट पोर्शन इतना है, 11 डिग्री पे थोड़ा छोटा हो गया, 18 पे और छोटा हो गया। अगर मान लो हम 20 पे बनाते तो और छोटा होता है, 21 पे बनाते और छोटा होता है, ऐसे छोटा होते होते 31.1 डिग्री सेल्सियस पर यह एक सिर्फ पॉइंट बन के रह जाता है। मींस फ्लैट पोर्शन पे ही लिक्विफिकेशन हो रहा है। तो जिस टेम्परेचर पर यह एक पॉइंट बन गया, उस टेम्परेचर को बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर, और उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा उसको बोलेंगे क्रिटिकल प्रेशर। ये क्रिटिकल प्रेशर है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम होगा उसको बोलेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। ये क्रिटिकल वॉल्यूम है VC। मुझे बताना कि फ्लैट पोर्शन रिड्यूस होके एक पॉइंट बन जाएगा, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? यस, वेरी गुड। सो क्रिटिकल पॉइंट वहां पे होगा, ये क्लियर है? क्रिटिकल पॉइंट वहां पे होगा, ये क्लियर हो? वेरी गुड। अब वंडरवाल को बुलाया। It reduces to a point at critical point. For CO2 TC बराबर है 31.1 डिग्री सेल्सियस। अब वंडरवाल को बुलाए। वंडरवाल को बाद में बुलाते हैं थोड़ा सा। हाँ वंडरवाल है, वंडरवाल आएगा, थोड़ा सा बाद में बुलाते हैं। एक क्रिटिकल पॉइंट को थोड़ा सा और समझते हैं। एट क्रिटिकल पॉइंट स्लोप कितना होगा? 0 होगा। Therefore dp अपॉन dvm एट कांस्टेंट t ये 0 होगा। देखिए किसी भी फ्लैट पोर्शन पे स्लोप हमेशा 0 होता है। तो अगर फ्लैट पोर्शन पे स्लोप 0 है तो यही फ्लैट पोर्शन ऊपर छोटा होते होते एक पॉइंट बन गया है, तो उस पॉइंट पर स्लोप 0 होगा। अब प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो स्लोप होगा dp अपॉन dv एट कांस्टेंट t। सो क्रिटिकल पॉइंट पर dp अपॉन dvm एट कांस्टेंट t 0 होगा। ये पॉइंट समझ में आ गया? पहला पॉइंट कि dp अपॉन dvm एट कांस्टेंट t 0 होगा, ये समझ में आया क्रिटिकल पॉइंट पे। एंड d2p अपॉन dvm स्क्वायर ऑफ कोर्स एट कांस्टेंट t ये भी 0 होगा। इसका सेकेंड डेरिवेटिव भी 0 होगा। क्यों? यहां देखिए क्रिटिकल पॉइंट कुछ ऐसा है, ये क्रिटिकल पॉइंट है, यहां पे स्लोप 0 है, और इससे इधर आइएगा तो स्लोप किधर है, कैसा है? इस तरफ स्लोप कैसा है, पॉजिटिव या निगेटिव? इस तरफ निगेटिव है, वेरी गुड। और इस तरफ स्लोप कैसा है, पॉजिटिव या निगेटिव? नीचे की तरफ। हिमाक्षी जन कैसे पॉजिटिव है यार, कैसे पॉजिटिव? इस तरफ भी स्लोप निगेटिव है। निगेटिव स्लोप हमेशा ऐसे होगा ना, अब पॉजिटिव स्लोप हमेशा ऐसा होगा। तो दोनों साइड, ये पॉजिटिव स्लोप है, ये निगेटिव स्लोप है। तो मुझे बताइए क्रिटिकल पॉइंट से राइट साइड और क्रिटिकल पॉइंट से लेफ्ट साइड, दोनों साइड, या क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर और क्रिटिकल पॉइंट से नीचे, दोनों साइड में स्लोप नेगेटिव है। तो इधर भी स्लोप नेगेटिव है, इधर भी स्लोप नेगेटिव है, और क्रिटिकल पॉइंट पर स्लोप 0 है। तो 0 मैक्सिमम हो गया क्योंकि दोनों साइड नेगेटिव है। और अगर स्लोप मैक्सिमम है, सिंस
at critical point slope is maximum. मुझे बताना ये समझ में आया कि स्लोप मैक्सिमम है क्रिटिकल पॉइंट पे, क्योंकि उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड या उसके ऊपर नीचे दोनों साइड में स्लोप नेगेटिव है. ये पॉइंट समझ में आया, क्रिटिकल पॉइंट पे स्लोप मैक्सिमम है. और जब कोई चीज मैक्सिमम होता है तो वो उसका dy बाई dx जीरो होता है. तो स्लोप मैक्सिमम है तो डी स्लोप अपॉन dv जीरो होगा. और स्लोप क्या होता है, dp अपॉन dvm, तो d2p अपॉन dvm स्क्वायर जीरो हो जाएगा. नहीं आया समझ में कि dp अपॉन dvm तो जीरो होगा ही, d2p अपॉन dvm स्क्वायर ऑफ कोर्स एट कांस्टेंट t जीरो हो जाएगा. समझ में आया कि नहीं आया? डबल डेरिवेटिव को जीरो किया, वो समझ में आया कि नहीं आया, ये बता. वेरी गुड, आगे आपको समझ में. अब इसका फायदा उठाते हैं वैन डर वाल्स इक्वेशन से. सिंस वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ अ स्टेट इज p प्लस टाइम कितना हुआ है, ठीक है अभी है p प्लस a बाई vm स्क्वायर इंटू vm माइनस b इज इक्वल टू RT, और p बराबर RT अपॉन vm माइनस b माइनस a बाई vm स्क्वायर. इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए. देयरफॉर dp अपॉन dvm, डिफरेंशिएशन आई होप कि आता होगा आपको, dp अपॉन dvm एट कांस्टेंट t, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये क्या आएगा, माइनस RT बाई vm माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2a बाई vm क्यूब. मुझे बताइए तो इसका डिफरेंशियल समझ में आया? इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, वही फंडा लगाया हूं. इसका डिफरेंशिएशन समझ में आया आपको? यस नो? हिमांशी जैन बताना. यस मोहित, यस वेरी गुड, डिफरेंशिएशन आगे आपको समझ. और ये क्वांटिटी जीरो है क्रिटिकल पॉइंट पे, तो यहां से हम कर सकते हैं कि RT अपॉन vm माइनस b का होल स्क्वायर, ये होगा 2a बाई vm क्यूब. इसको आप इक्वेशन ए कर लीजिए. आल्सो d2p अपॉन dvm स्क्वायर ऑफ कोर्स एट कांस्टेंट t, फिर से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये हो जाएगा प्लस 2RT अपॉन vm माइनस b का होल क्यूब, ये हो जाएगा माइनस 6a बाई vm का पावर 4, और इसे भी जीरो करते हैं, इसे जीरो करेंगे तो आएगा 2RT अपॉन vm माइनस b का होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू 6a बाई vm का पावर 4. इसको b कर लेते हैं. मुझे बताना डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत है या समझ में आ गया? आप दोनों को जीरो इसलिए किया क्योंकि पहले समझा चुका हूं क्रिटिकल पॉइंट पे दोनों जीरो होगा. दोनों जीरो कहां होगा? क्रिटिकल पॉइंट, एट क्रिटिकल पॉइंट, एट क्रिटिकल पॉइंट. सो अपन ऐसा करते हैं, b बाई ए कर देते हैं. तो b बाई ए करेंगे तो क्या आएगा? आएगा 2 बाई vm माइनस b बराबर होगा 3 बाई vm. दिस इंप्लाइज 3vm माइनस 3b बराबर 2vm.
और 3Vm माइनस 2Vm, ये हो जाएगा Vm बराबर 3V। और ये सारा काम क्रिटिकल पॉइंट पे किए हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट पर जो मोलर वॉल्यूम होगा उसे बोल देंगे Vc। क्रिटिकल पॉइंट पर जो मोलर वॉल्यूम होगा उसे बोल देंगे Vc। सो Vc बराबर आ गया ना 3V। बताना Vc बराबर 3V समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, Vm आया 3V, और ये जो Vm 3V आ रहा है ये Vc के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंशियल जीरो कहां पे होगा? क्रिटिकल पॉइंट पे होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट पर Vc आ गया 3। Vc 3V आ गया, तो फ्रॉम ए में Vc की वैल्यू रख दीजिए। सिंस देयरफॉर फ्रॉम ए क्या था? ए था RT बाई Vm माइनस बी का स्क्वायर। तो RT और Vm रखेंगे 3V, 3V माइनस बी 2V, 2V का स्क्वायर। तो RT बराबर 2V का स्क्वायर हो जाएगा 4V स्क्वायर, RT बाई 4V स्क्वायर, RT बाई 4V स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 2A बाई Vm क्यू, 2A डिवाइडेड बाई Vm क्यू, Vm आया 3B, तो 3B का होल क्यूब। ये समझ में आ गया होगा आपको। और RT बाई 4 बराबर 2A बाई 27, BQ, B बचेगा सिर्फ, और T बराबर हो जाएगा 8A अपॉन 27 RB। और ये टेम्परेचर क्रिटिकल पे निकाले हैं, तो इसे बोलेंगे TC। तो TC निकाल दिया, VC निकाल दिया। अब हमें PC निकालना है। फ्रॉम वन P बराबर RT, तो R इंटू T अपॉन Vm 3V, 3V माइनस B 2V, माइनस A बाई Vm स्क्वायर, Vm स्क्वायर 3V का होल स्क्वायर 9B स्क्वायर। T का वैल्यू रख दीजिए ऊपर से, R इंटू 8A अपॉन 2B इंटू 27 RB माइनस A बाई 9B स्क्वायर। तो R तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4A बाई 27B स्क्वायर माइनस A बाई 9B स्क्वायर। 27B स्क्वायर आप एलसीएम ले लोगे, 4A माइनस 3A, ये हो जाएगा A बाई 27B स्क्वायर। P इतना आया, और इसे बोल दीजिए PC, क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन। तो हमने PC, VC और TC क्रिटिकल पे ले आया वंडर वॉल इक्वेशन ऑफ अ स्टेट से, कि PC, VC और TC ये होगा। मुझे बताना ये डेरिवेशन आ गया समझ में? तो PC, VC और TC ये होगा। हाँ, वेरी गुड। बट हमने वंडरवॉल रियल गैस का ग्राफ था, रियल गैस का रियल ग्राफ था, उस पर वंडरवॉल लगा दिया। तो वंडरवॉल को बुलाया, हमने क्या किया? वंडरवॉल को बुलाया। हमने वंडरवॉल को बुलाया और कहा, ये वंडरवॉल इधर आ, क्या ये ग्राफ तेरे इक्वेशन से आ जाएगा? ऐसा करते हैं, नहीं अभी है टाइम, अभी बना देंगे। क्या ये ग्राफ तेरे इक्वेशन से आ जाएगा? कहा, यार मैं तो कोशिश ही कर सकता हूं, लेकिन कैसे आ सकता है इस मेरे इक्वेशन? आप देखो, जब B से D रीजन है, 11 डिग्री सेल्सियस पर B से D में प्रेशर फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है, और B से D में इनफाइनाइट वैल्यू है वॉल्यूम का यार इनफाइनाइट वॉल्यूम कैसे आएगा? वॉल्यूम का इनफाइनाइट वैल्यू कैसे आएगा? मैक्सिमम मेरे इक्वेशन क्यूबिक है, तो मैक्सिमम 3 ही वैल्यू आएंगे। तो वंडरवॉल जो जब ड्रॉ किया,
कहा ये ग्राफ जब मेरे इक्वेशन से ड्रॉ करोगे तो ग्राफ ऐसा आएगा। ये ग्राफ जब मेरे इक्वेशन से ड्रॉ करोगे तो ग्राफ ऐसा आएगा। कहा यार मैं तो ज्यादा से ज्यादा 3 ही वैल्यू वॉल्यूम की दे सकता हूं क्योंकि मेरा इक्वेशन वॉल्यूम में क्यूबिक है। तो ये जो मैं रेड लाइन से बना रहा हूं, ये रेड लाइन होना चाहिए था एक्चुअल रियल गैस का जो ग्राफ आया एक्सपेरिमेंट से, वो आया ए बी, बी से डी, डी से ई। बट 11 डिग्री सेल्सियस पे जब वंडरवॉल से बनाया गया और उससे ग्राफ बनाया गया तो ग्राफ आया ऐसा। ये जो रेड वाला ग्राफ है ये है फ्रॉम वंडरवॉल्स। कहा यार हम तो 3 से ज्यादा वैल्यू ला ही नहीं सकते क्योंकि मेरा इक्वेशन वॉल्यूम में क्यूबिक है, तो वॉल्यूम की 3 वैल्यू से ज्यादा नहीं आई। कहा ये बात तो सही है। तो वंडरवॉल ने कहा कि देखो वॉल्यूम की 3 वैल्यू आ रही है, 1 2 3, बड़ा वाला जो पॉइंट कर रहा हूं ये वॉल्यूम की 3 वैल्यू है। इसके नीचे चले जाइए एक्स एक्सिस में, ये वॉल्यूम की वैल्यू दे दी वंडरवॉल। कहा मेरे इक्वेशन से वॉल्यूम की 3 वैल्यू आएगी, बट मैं क्या क्या कर सकता हूं ये देखो। मेरे इक्वेशन से वॉल्यूम की 3 वैल्यू आएगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये तीनों वैल्यू वैल्यू क्लोज होती जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये तीनों वैल्यू क्लोज होती जाएगी। अब टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते जिस टेम्परेचर पे ये तीनों वैल्यू सेम हो जाए उस टेम्परेचर को क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। तीनों वैल्यू घटते 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 एक पॉइंट पे आ जाए उस टेम्परेचर को क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। और टेम्परेचर को उससे ऊपर कर दोगे तो मेरा जो क्यूबिक इक्वेशन है उससे एक रियल रूट आएगा और 2 रूट इमेजिनरी होगा। तो यहां देखिए वंडरवॉल को बुलाया गया। अब देखिए फ्रॉम वंडरवॉल्स। इक्वेशन ऑफ अ स्टेट। ग्राफ में फिर से बना रहा हूं यहां पे। ए से बी, बी से डी, डी से ई। वंडरवॉल से जो ग्राफ आया वो आया ऐसा। ये वाला जो ग्राफ है वंडरवॉल से। कहा वंडरवॉल ने कहा कि इफ टेम्परेचर इज लेस देन टीसी, टीसी कहां पे आएगा, ये टीसी टेम्परेचर है। कहा इफ टेम्परेचर इज लेस देन टीसी। पहले एक बार वंडरवॉल इक्वेशन से क्यूबिक दिखा देता हूं कि क्यूबिक ही है, उसके बाद आगे बात करूंगा। देखना वंडरवॉल इक्वेशन है P प्लस ए वाई वी एम स्क्वायर इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये इक्वेशन, इसको ऐसे लिख सकते हैं पी वी एम प्लस ए वाई वी एम माइनस पी वी माइनस ए वी वाई वी एम स्क्वायर, ये होगा आर टी। वी एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए थ्रू पी वी एम क्यू प्लस ए वी एम माइनस पी वी वी एम स्क्वायर माइनस ए वी बराबर आर टी वी एम स्क्वायर, और पी वी एम क्यू माइनस पी वी प्लस आर टी इंटू वी एम स्क्वायर प्लस ए वी एम माइनस ए वी बराबर 0।
ये देखिए क्यूबिक आ गया वीएम में, दिस इंप्लाइज क्यूबिक इन वीएम। क्यूबिक इन वीएम आया मींस वॉल्यूम की 3 वैल्यू होगी। तो वंडरवाल ने कहा कि इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन टीसी, अगर टेम्परेचर टीसी से ज्यादा होगा, दिस इंप्लाइज, या पहले कम ले लेते हैं, टेम्परेचर। वंडरवाल ने कहा कि अगर टेम्परेचर टीसी से कम होगा, मतलब ये वाला टेम्परेचर जिस पे ग्राफ बना हुआ है, दिस इंप्लाइज all the 3 roots of VM will be real and equal, will be real and distinct, equal नहीं, real and distinct। और कहा अगर टेम्परेचर इक्वल टू टीसी हो जाए, दिस इंप्लाइज all the 3 roots of VM will be real and equal। और अगर टेम्परेचर टीसी से कम हो जाए, सॉरी ज्यादा हो जाए, प्रीवियस कम पे ले लिया, इक्वल पे ले लिया, ज्यादा पे ले लिया, if temperature is greater than TC, then only one root will be real and 2 other roots will be imaginary। कहा तब तो एक ही वैल्यू मिलेगी। टू अदर रूट्स विल बी इमेजिनरी। तो ऐसा किया। वंडरवाल ने कहा कि क्रिटिकल पॉइंट ले लो, एट क्रिटिकल पॉइंट। तो जब हम क्रिटिकल पॉइंट ले लेंगे तो वॉल्यूम की वीएम वॉल्यूम की जो वैल्यू आएगी वो वीसी आएगी क्रिटिकल पॉइंट पर। तो वीएम की जो वैल्यू आएगी वीसी आएगी, और तीनों वैल्यू इक्वल होगी। तो इसका मतलब वीएम माइनस वीसी का होल क्यूब 0 होगा, क्योंकि वीएम की 3 वैल्यू आएगी और तीनों वीसी के बराबर होगी क्रिटिकल पॉइंट। तो वीएम माइनस वीसी का होल क्यूब 0 होगा, और वीएम क्यू माइनस 3 VM² वीसी प्लस 3 VM वीसी का स्क्वायर प्लस वीसी क्यू, ये 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 कर लीजिए। और इक्वेशन 1 देखिए, इक्वेशन 1 क्या था, इसको आप इक्वेशन 2 कर लो और इसको आप इक्वेशन 3 कर लो, इसको 3 कर लो। और फ्रॉम 2 एक बार मैं फिर से लिख रहा हूं, फ्रॉम 2 में क्या था, 2 में था PVMQ। तो हम क्या कर रहे हैं, P से डिवाइड कर दे रहे हैं थ्रू आउट। तो P से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा VMQ माइनस P से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा B प्लस RT/P माइनस B प्लस RT/P इंटू VM²। इसके बाद आ जाएगा प्लस A/P इंटू VM माइनस AB/P बराबर 0। और ये क्या है, ये क्रिटिकल पॉइंट है। तो क्रिटिकल पॉइंट है तो P को PC लिख दो और T को TC लिख दो, एट क्रिटिकल पॉइंट। और VM मोलर वॉल्यूम है, क्रिटिकल वही है वो, VMQ माइनस B प्लस RTC/PC VM² प्लस A/PC VM माइनस AB/PC बराबर 0। इसको 4 कर दो, कोएफिशिएंट इक्वेट कर दीजिए फ्रॉम 3 and 4। कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो आएगा
3VC बराबर B प्लस VM स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वेट कीजिए ना, B प्लस RTC बाई PC। ये इक्वेशन आप ले लो A। दूसरा क्या आएगा, VM का कोएफिशिएंट 3VC स्क्वायर बराबर A बाई PC, इसको ले लो B। और VCQ, तो VCQ बराबर आएगा, कांस्टेंट टर्म है ये, AB बाई PC, ये C आएगा। ऐसा करते हैं, C बाई B कर देते हैं, कोएफिशिएंट इक्वेट कर दिया, कोएफिशिएंट इक्वेट किया, तो C बाई B करते हैं। जब हम C बाई B करेंगे तो आएगा VC बाई 3 बराबर A कैंसिल हो गया B, दिस इंप्लाइज VC बराबर 3B आ गया। सिमिलरली एक बार VC आ गया ना, तो VC की वैल्यू आप रख दो फ्रॉम B, PC बराबर हो जाएगा A बाई 3 इंटू VC स्क्वायर 9B स्क्वायर, और PC बराबर आ जाएगा A बाई 27B स्क्वायर। PC आ गया, VC आ गया, therefore फ्रॉम A में PC VC की वैल्यू रख दीजिए, TC आ जाएगा, TC आ जाएगा 8A अपॉन 27R। तो ये भी एक तरीका है ये क्रिटिकल कांस्टेंट्स को डेराइव करने का। ये भी एक तरीका है कि हम बोले 3 वैल्यू होगा और तीनों रियल एंड इक्वल होगा, तो VM माइनस VC का होल क्यू 0 हो जाएगा और दोनों को कंपेयर कर देंगे कोएफिशिएंट को। सो बहुत कम चीजें रह गई है आपको, तो मैं आप पहले होमवर्क बता दूं आपको, टाइम चूंकि हो गया है, पहले मैं होमवर्क बता दूं। फर्स्ट पेज पे आ जाओ ना, खुल क्यों नहीं रहा है ये यार। हाँ आ गया, हाँ आ गया। पहले मैं होमवर्क बता दूं। होमवर्क है, मुझे नहीं लगता आधा घंटा से ज्यादा का लेक्चर रह गया, तो आधा घंटा में खत्म हो जाएगा चैप्टर ये। कुछ क्वेश्चन करूंगा तो एक छोटा सा थ्योरी है बस। होमवर्क है S1O1 कंप्लीट, किसका किसका, रियल गैस का। और आप प्लीज हमें डाउट भेज देना, उसका अभी S2 नहीं डिस्कस किया, उसका डाउट हमको एक बच्चा भेजा है, तो अगली क्लास में मैं ले लूंगा उसको। और इसके भी डाउट आप कल नहीं परसों, परसों क्लास है ना, तो कल शाम तक आप भेज देना। रियल गैस का S1O1 आपका होमवर्क है। समझ में आया लेक्चर पूरा अच्छे से? या कहीं पे दिक्कत हो गई? किसी सेक्शन में दिक्कत भी होगा ना, एक बार घर जाके देख लेना अच्छे से कि मैंने इस इक्वेशन से लाया तो सही लाया कि नहीं। एक बार घर जाके देख लेना, है ना। कहीं दिक्कत होगी तो अगली क्लास में आऊंगा तो पूछ लेना। बाय बाय एवरीवन। प्रज्वल भारद्वाज जी भेज दीजिएगा, आइडियल का O2 में डाउट है तो आप मुझे भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिए। अब कल शाम में ही करना, अभी मत करना, कल शाम में ही करना। अभी करोगे तो व्हाट्सएप आपका नीचे चला जाएगा। अब मैं इसको क्या करूं, मटेरियल अपलोड करूं, है ना। अपलोड,
Varun Malviya, sir, I can't understand that I am the only one who is unable to do complete S2 as others have not sent. नहीं वरुण मालवीय, इसमें डिसऑर्डेड होने की बात नहीं है। अदर्स जो हैं वो या तो नहीं करते होंगे, पहला पॉइंट, या कुछ ऐसे होंगे जो सोल्यूशन देख के समझ जाते हैं। तो वरुण मालवीय तुम पूछते हो, ये अच्छी बात है बेटा, अगली क्लास में मैं आपका डाउट ले लूंगा, है ना। एक बार मुझे रिमाइंड करा देना कल शाम, है ना। तुम अपनी चिंता करो बेटा, तुम पूछते हो अच्छी बात। इस बात को नहीं समझना है कि 90% लोग नहीं करते, 90% लोग नहीं करते, 10% करते हैं। उनमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको सॉल्यूशन देख के समझ में आ जाता है। थैंक यू वेरी मच।